नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। हार्ट हमारी बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन कि अगर एक धड़कन चूक जाए तो हो सकता है बहुत कुछ हो जाए, और इसीलिए हार्ट को बचा के रखना, इसे सेफ रखना, इसे स्वस्थ रखना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर जैसे दिन को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में घोषित किया गया है। और इस दिवस पर पूरे विश्व में बात होती है कि आखिरकार दिल को तंदुरुस्त हम कैसे रख सकते हैं। इस बार 2023 की जो थीम है वो भी मैं आपको बता दूं, दिल का उपयोग करें, दिल को जाने। हर बार एक थीम के आधार पर इस खास दिवस को मनाया जाता है और दिल की बीमारियों पर बात होती है। दिल की बीमारियां अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर प्रदूषित होता जा रहा है। और इसलिए आज इस खास दिवस पर खास सीरीज वीएनएम टीवी शुरू कर रहा है जिसमें दिल की बीमारियों पर अलग अलग एक्सपर्ट से हम बात करेंगे। आज सबसे पहले एक्सपर्ट जो हमने जोड़े हैं वो है डॉक्टर हुसैन भाटिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। डॉक्टर हुसैन भाटिया के बारे में मैं आपको बता दूं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, ट्राइकलर हॉस्पिटल और बरोड़ा हार्ट इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं देते हैं। सालों से वडोदरा शहर को और बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट कर चुके हैं और आज उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार दिल की बीमारियों से हम कैसे निपट सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा आंकड़ा आपको दे दूं, हर साल करीबन 1.7 करोड़ लोग दिल की बीमारियों से मरते हैं। आप सोचिए कि जब आंकड़ा इतना बड़ा हो तब इस पर बात करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जो आंकड़ा मैंने बताया वो कुल वैश्विक मृत्यु दर का करीबन 31% है और इसीलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दिल की बीमारियों पर बात करना। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और हार्ट डिसीज के लक्षण क्या होते हैं ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगी। हार्ट डिसीज़ के लक्षण में बहुत सारे रहते हैं। बेसिकली अपने को सब पता है कि चेस्ट पेन, जो छाती में दर्द होता है, दैट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्ट, मतलब प्राइम जो बोलते हैं सबसे पहला सिम्टम्स हर एक पेशेंट्स को वही होता है। कई पेशेंट जो डायबिटिक रहते हैं उसमें अलग टाइप के सिम्टम्स भी रह सकते हैं। चेस्ट पेन क्या रहता है कि सेंटर ऑफ द चेस्ट में थोड़ा हैवीनेस, सीने में भारेपन लगना, वो होता है। वो चेस्ट पेन अपना रेडिएट भी हो सकता है, लेफ्ट आर्म में, राइट आर्म में रेडिएट होना, जो के नीचे भी पेन जा सकता है या तो फिर बैक में भी जा सकता है। कई हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में चेस्ट पेन बिल्कुल नहीं होता है, जैसे डायबिटिक रहते हैं उसमें चेस्ट पेन बिल्कुल नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक अपसेट, एसिडिटी है, वो सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं, प्रोमिनेंट रहते हैं। दूसरे सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि सांस चढ़ना, सांस फूल जाता है। उसमें क्या रहता है कि थोड़ा भी चलते हैं, पहले वो पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हम लोग रूटीन एक्टिविटी 1-2 किलोमीटर आराम से चल पाते थे, अभी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने से हमारा चलना थोड़ा कम हो गया है। एटलीस्ट 1 स्टेयर और 2 स्टेयर चढ़ने में भी हमको सांस फूल रहा है, पैर में सूजन आती है, रात को सोते हो तो सो नहीं पाते हैं क्योंकि सांस की वजह से, घबराहट की वजह से उनको बैठ जाना पड़ता है। तो ये सब हार्ट डिसीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। तीसरा सिम्टम्स रहता है कि इलेक्ट्रिकल, जैसे अपनी इलेक्ट्रिकल सर्किट रहती है वैसे हार्ट में भी इलेक्ट्रिकल सर्किट रहती है, तो उसके हिसाब से धड़कन कभी अपनी बढ़ जाती है, एकदम कम हो जाती है। कई बार पेशेंट्स अनकॉन्शियस, मतलब सिंकोप जिसको बोलते हैं, बेभान हो जाते हैं। तो ये प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेशेंट्स को हार्ट डिसीज होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर हम आगे डायग्नोसिस करते हैं और उसको फिर ट्रीटमेंट करते हैं। जी, तो आप सोचिए, बहुत छोटे छोटे लक्षण हैं जो अक्सर हम फील करते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। घबराहट होती है तो हम पंखा वंखा एसी वेसी चलाकर बैठ जाते हैं, पानी वानी पी लेते हैं और उस लक्षण को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। कई बार रात में भी हमें घबराहट होती है, हम सोचते हैं एसिडिटी है, हम इग्नोर करते हैं और वही फिर हार्ट डिसीज की ओर लीड करता है। बहुत सारे छोटे छोटे लक्षण हैं जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और जब लक्षण की बात हो गई है तो सबसे पहले बात आती है ट्रीटमेंट की। सर, किस तरीके की ट्रीटमेंट हार्ट डिसीज के लिए हमारे पास अवेलेबल है? बेसिकली ट्रीटमेंट में जाने से पहले अपने को डायग्नोसिस करना पड़ता है, क्योंकि ये हार्ट डिसीज है कि कोई और सिम्टम्स है। ठीक है, तो पहले डायग्नोसिस में हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिकली पेशेंट की हिस्ट्री पूछते हैं, कब से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद में हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसमें नॉर्मल अपना जो लिपिड प्रोफाइल रहता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो रहते हैं, थायराइड फंक्शंस रहते हैं, शुगर रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, वो भी हार्ट में कई बार अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम नॉर्मल ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उससे अपने को हार्ट की एक्टिविटी कैसी है, हार्ट में कोई
खून बराबर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है वो अपने को पता चलता है। कोई एरिथमियाज वगैरह एबनॉर्मल रिदम हो रही है कि नहीं हो रही है वो पता चलता है। उसके बाद में हम इको करते हैं। इको से बेसिकली हार्ट का स्ट्रक्चर फंक्शन पता चलता है, वाल में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है वो पता चलता है, लंग्स का प्रेशर्स वगैरह बराबर है कि नहीं है वो पता चलता है। उसके बाद में इको और स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। इसके थर्ड ऑप्शन में स्ट्रेस टेस्ट में मतलब पेशेंट को चलाते हैं या तो फिर इंजेक्शन देके धड़कन थोड़ी बढ़ाते हैं। उसके बाद में ईसीजी इको करके देखते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब हम ये से डायग्नोसिस करते हैं। और उसके बाद में है ट्रीटमेंट आता है जी। तो ट्रीटमेंट में 2 तरह की ट्रीटमेंट रहती है, मेडिकल ट्रीटमेंट रहती है और इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट रहती है। सर्जिकल जो ट्रीटमेंट रहती है वो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो अगर हार्ट अटैक आया हो तो खून पतला करने वाली दवाई रहती है, बीपी की दवाई रहती है, धड़कन की दवाई रहती है, जो कंजेशन फिर लंग्स में पानी भर जाता है वो कंजेशन दूर करने के लिए जो दवाई रहती है वो सब दवाई रहती है। उससे हम मेडिकल स्टेबलाइजेशन करते हैं। अगर एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाता है उसके बाद में हम इंटरवेंशन मतलब जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी है ब्रांच जी उसके आगे ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें बेसिकली ऐसा रहता है कि सबसे पहले अपने को ऑलरेडी सबको पता होगा कि एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी मतलब जो हार्ट में खून पहुंचाने वाली जो नस रहती है अपनी धमनी उसमें हम डाई इंजेक्ट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कोई ब्लॉकेज वगैरह है कि नहीं है उसमें। और जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है वैसे हर ऑर्गन की एंजियोग्राफी हो सकती है। हाथ की एंजियोग्राफी, पैर की एंजियोग्राफी, गले की नस की एंजियोग्राफी, अलग अलग प्रकार की एंजियोग्राफी रहते हैं। हार्ट की जो एंजियोग्राफी रहती है उसको हम कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। अगर ब्लॉक वगैरह अपने को फाइंड हो रहा है, मालूम पड़ रहा है ब्लॉक है, तो उसको फिर एंजियोप्लास्टी से ट्रीटमेंट करते हैं। डायग्नोसिस में एंजियोग्राफी रहता है। एंजियोग्राफी सिर्फ अपने को पता चलता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं है, वो दैट इज़ वेरी माइनर प्रोसीजर, 10 to 15 मिनट्स का प्रोसीजर रहता है। उसमें हम एक्सरे रेडिएशन से देखते हैं कि कोई ब्लॉकेज वगैरह है कि नहीं है। उसके बाद में हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी में जो ब्लॉक वगैरह मालूम पड़ रहा है अपने को तो वो ब्लॉक को तार एकदम पतला सा तार रहता है अपने हेयर बाल जितना, अच्छा, तो वो अपने अंदर डालते हैं। उसकी मदद से बलून और स्टेंट करके वो जो पोर्शन रहता है वो क्लियर करते हैं। तो दैट इज अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ हार्ट डिसीज पेशेंट्स, जो एंजाइना बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट है। अभी एंजियोप्लास्टी में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने पास बहुत अवेलेबल हो गई है विद इन लास्ट 10 ईयर्स में। अगर पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं पर उसको एंजियोग्राफी अपन ने किया और एंजियोग्राफी में अपने को मालूम पड़ रहा है कि ब्लॉक इतना बॉर्डरलाइन है, टाइट ब्लॉक नहीं है, तो ये सिम्टम्स हार्ट डिसीज के है कि नहीं है वो अपने को पता करना है। तो एक IFR करके टेक्नोलॉजी आता है, FFR टेक्नोलॉजी आता है। एक वायर की मदद से अपने चेक कर सकते हैं कि ये ब्लॉक एकदम टाइट है कि नहीं है। तो उसकी अगर सारवार की मतलब एंजियोप्लास्टी की ज़रूर है या तो फिर दवाई गोली से ही मैनेज हो सकता है, वो एक ट्रीटमेंट है। फिर एक अलग ट्रीटमेंट है, कैमरा होता है कि हार्ट की जो नस है उसको कैमरा अंदर डाल के वो अपने चेक कर सकते हैं कि ब्लॉकेज कितना टाइट है, ब्लॉकेज का लेंथ कितना है, डायमीटर कितना है, ब्लॉकेज में कैल्शियम वगैरह। क्योंकि पोस्ट CABG जो बाईपास वाले पेशेंट रहते हैं और ओल्ड एज वाले पेशेंट रहते हैं उसमें कैल्शियम वगैरह ज़्यादा रहता है, तो वो अपने कैमरा की वजह से देख सकते हैं। एक बार एंजियोप्लास्टी स्टेंट हो जाने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ है कि नहीं हुआ है, स्टेंट बराबर है कि नहीं है, वो अपने चेक कर सकते हैं। उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट वुड बी अ गुड विद द यूज ऑफ दिस न्यूअर टेक्नोलॉजी। जो कैल्शियम वगैरह रहते हैं धमनी में, जो आर्टरीज में कैल्शियम वगैरह जमा होता है उसका अपने रोटा एब्लेशन बोलते हैं। कैल्शियम तोड़ने की एक मशीन आती है, तो उससे अपने ट्रीटमेंट करके स्टेंट वेल एक्सपांड कर सकते हैं और बेटर फ्यूचर के लिए उनको अच्छी लाइफ एक बार दे सकते हैं जी। ठीक है। और जो पोस्ट CABG वाले पेशेंट रहते हैं जिनमें बाईपास हो चुका है, तो वो टाइप के पेशेंट्स भी बार बार हार्ट अटैक वगैरह उनमें भी हो सकता है। हार्ट में खून कम पहुंचना, एंजाइना होना उनको भी बार बार हो सकता है, एटलीस्ट आफ्टर 10 to 20 ईयर्स के बाद बाईपास के। और अभी तो यंग एज में बहुत बाईपास के इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, तो ये सब पेशेंट्स हम लोग रूटीनली ट्रीट करते हैं। उनमें भी ये जो बोल रहा हूँ मैं कि कैल्शियम वगैरह ज़्यादा होता है, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से जो बाईपास की नस डाली होती है सर्जन डॉक्टर ने, तो उनको भी हम एंजियोप्लास्टी से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ठीक कर सकते हैं। यानी मेडिकल फील्ड में अब बहुत सारे एडवांसमेंट हो चुके हैं। दिल की बीमारियां बढ़ रही है लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट में भी काफ़ी सुधार हुआ है। अब बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। बहुत ब्रीफ तरीके से सर ने समझाया कि किस तरीके की ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, क्योंकि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर हमें ये ट्रीटमेंट बताते हैं, हम थोड़े से डर जाते हैं और
अगर थोड़ी सी भी जानकारी हमारे पास हो कि किस तरह की ट्रीटमेंट है, तो हम अपने रिलेटिव्स को, हमारे आसपास के लोगों को बेटरली ट्रीट कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा यंग डिसीज बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसा माना जाता था कि 40-50 साल के बाद ये बीमारी हो सकती है, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे इवन कि स्कूल में कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं और उन्हें कुछ ना कुछ स्ट्रोक हो जाता है और उन्हें कुछ चंद मिनट भी नहीं मिलते हैं। जिम में लोगों को एक्सरसाइज करते करते हमने मरते हुए देखा है। इस तरीके के इंसिडेंट लगातार बढ़ रहे हैं और इसलिए ये सवाल मेरे मन में ज़रूर आ रहा है, सर आजकल यंग लोगों में भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, बहुत कॉमनली अब ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, क्या वजह होती है इसकी? बेसिकली यंग एज जो पॉपुलेशन रहती है, पहले ऐसा था कि ऑलमोस्ट 50-60s के बाद ही हार्ट अटैक, हार्ट का बीमारी होना मतलब एज आपका 50-60 हो उसके बाद में ही होता है। जी। पर ये अभी लास्ट 5-10 ईयर्स जो बोल रहे हैं अपने पीरियड, उसमें थोड़ा यंग पॉपुलेशंस में ये सब ज़्यादा हो रहा है। ओके। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि 3 रीज़न है मेन। तो जो अपना लाइफस्टाइल है वो एकदम ख़राब हो गया है अभी। इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग बहुत बढ़ गया है। जो ट्रांस सैचुरेटेड फैट वगैरह जो अपना खाना पीना रहता है, कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह रहता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहता है, वो अपना रूटीन डाइट में बहुत बढ़ गया है। उसकी वजह से ये सब चीज़ हो सकता है। सेकंड रीज़न है डायबिटीज़। अभी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ बोलते हैं डायबिटीज़ को, ठीक है, तो वो अभी यंग पॉपुलेशंस में ज़्यादा आ रहा है और डायबिटीज़ इज़ मेन कल्प्रिट फॉर फ्यूचर कार्डियोवास्कुलर जो इवेंट अपने हो रहे हैं उसके हिसाब से होना कॉमन है। थर्ड जो स्ट्रेस रहता है, वो स्ट्रेस का भी बहुत इंसिडेंस अभी बढ़ गया है। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, फ्रॉम लेवल 0 टू कोई भी हायर पोजीशंस में है। बच्चों को भी स्ट्रेस हो जाता है। मतलब स्कूल में भी अभी तो स्ट्रेस इतना रहता है, मतलब डेली कंपटीशन सब में रहता है, तो वो स्ट्रेस के हिसाब से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और फोर्थ जो बहुत लोग हैं ये कोरोना से कोरिलेट करते हैं कि कोरोना होने के बाद ये हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना के पहले भी हम लोग यंग पेशेंट्स ट्रीट कर रहे थे, पर इतने इंसिडेंट्स नहीं हो रहे थे। अभी थोड़ा अवेयरनेस वगैरह तब बढ़ गया है, तो उसकी वजह से अभी थोड़ा अपने को ज़्यादा लग रहा है कि हार्ट डिसीज हुआ है, यंग एज में कोई मर गया है वैसे। कोरोना बेसिकली कोरोना जो पीरियड हुआ था उसमें हमने बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स को ठीक किया, उसको घर भेजा, और ऐसा होता था कि 6 से 8 हफ्ते बाद वो लोग वापस हार्ट अटैक लेके हमारे पास एडमिट हो रहे थे। अच्छा। कोई भी एज का यंग हो अगर ओल्ड हो तो हार्ट अटैक उन लोगों में बहुत कॉमन था। तो वो दैट इज ड्यू टू वायरस की वजह से था। वायरस की वजह से जो क्लॉट रहता है वो क्लॉटिंग बढ़ जाता था और उसकी वजह से ब्लॉक होता था। तो उसमें हमने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी किया और हमने पाया कि उसमें कोई लीजन्स नहीं रहता, कोई ब्लॉकेज इज ड्यू टू क्लॉट जो रहता है, खून का धब्बा रहता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा था, नॉट बिकॉज ऑफ दीज रिलेटेड फैक्टर्स। सो बेसिकली यंग पॉपुलेशंस में ये होने का कारण तो वही है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है, डाइट है, स्मोकिंग इंसिडेंस बढ़ गया है, जो ड्रग्स रहती है वो ड्रग्स का कंजप्शंस वगैरह सब बढ़ गया है, और स्ट्रेस है और डायबिटीज़ है। ये सब बहुत चीज़ें हैं। 2 चीज़ है, एक हार्ट अटैक है और सडन कार्डियक डेथ है जी। तो वो दोनों को एक कंबाइन नहीं रखना है। हार्ट अटैक इज डिफरेंट थिंग एंड सडन कार्डियक डेथ इज डिफरेंट थिंग। ओके। जो अपन देख रहे हैं कि एकदम यंग पॉपुलेशन में सडन कोई काम करते करते अगर बेभान होके एक्सपायर्ड हो रहा है तो दैट इज ड्यू टू मल्टीपल रीजन। हार्ट अटैक तो नो डाउट हो सकता है, वी विल नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। पर ये बच्चों में क्या रहता है कि जेनेटिक बीमारी रहती है, कोई चैनलोपैथीज रहती है, उसकी वजह से जो हेरिडिटी रहता है, फैमिलियल हिस्ट्री रहती है। यंग बच्चों में क्या हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं कि हार्ट का मसल्स एकदम थिक हो जाता है, उसकी वजह से भी ये सब हो सकता है। सडन कार्डियक डेथ, एरिथमियाज है, मैंने बोला आपको कि धड़कन एकदम बढ़ जाती है, धड़कन एकदम कम हो जाती है, उसकी वजह से भी सडन कार्डियक डेथ हो सकता है जी। और कोरोना वैक्सीन को भी बहुत लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसी ने एक ली, उसके बाद दूसरी नहीं ली, किसी ने तीसरी नहीं ली, कि कोरोना वैक्सीन से हार्ट डिजीज बढ़ रहे हैं। क्या इसका कोई डेटा या कोई रिसर्च सामने आया है सर? बेसिकली मैडम जो इंसिडेंट्स हुए थे कोरोना के टाइम पे, हार्ट डिसीज या ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरीज थी, लंग्स में क्लॉट बन जाते थे बहुत सारे पेशेंट्स में जो सीरियस रहते थे वो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ वायरस। वायरस की वजह से क्लॉटिंग जो अपना बॉडी का रहता है वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और क्लॉट कहीं पे भी बन जाता था। पर ये कोरोना की वैक्सीन की वजह से नहीं है। कोरोना की वैक्सीन जो भारत सरकार की जो पहल थी उसकी चलते हुए बहुत
एकदम रैपिड इम्यूनाइजेशन वगैरह हो गया, और कोरोना जो वेस्टर्न कंट्री में था उससे अपने को बहुत कम इंसिडेंस और जो मोर्टालिटी वगैरह थी वो एज ए पॉपुलेशन वाइज इंडिया में बहुत कम थी। तो वो वैक्सीनेशन की वजह से था। तो वैक्सीन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस हार्ट डिसीज, जी। तो दैट इज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इटसेल्फ। यानी वैक्सीन को लेकर हमारे मन में जो गलत धारणाएं हैं वो भी यहाँ पर खारिज होती है। खैर, इस पर रिसर्च भी काफ़ी हो रहा है, आने वाले समय में और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन हार्ट की बीमारियों से बचना हमेशा ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब एक सवाल सर मेरे मन में ये भी आ रहा है कि एक्सपर्ट डॉक्टर की इसमें कितनी ज़रूरत होती है और कार्डियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है हार्ट डिसीज को क्योर करने में? बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसको बोलते हैं? तो हार्ट, उसमें से जो धमनी और जो आर्टरीज और वेन्स निकलती है उसके जो डॉक्टर्स रहते हैं उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जी। ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट का काम है कि हार्ट में जो उनको हार्ट की जो नसें रहती है उसका ब्लॉकेज है कि नहीं है, मतलब एंजाइना है, हार्ट अटैक है, वो एक सिम्टम्स हो गया। हार्ट एज ए इटसेल्फ देखे तो हार्ट का कोई स्ट्रक्चरल डिसफंक्शन है, या तो फिर वाल में कोई तकलीफ रहती है, वाल सिकुड़ जाते हैं, वाल लीक हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सब जो ट्रीटमेंट रहती है, और हाथ की नसें रहती है, जो पैर की नसें रहती है जो हार्ट से निकलती है डायरेक्टली, उसमें कोई ब्लॉक रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम रहता है, तो ये सब कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ट्रीट करते हैं। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ऐसा है कि जो वाल वगैरह रहते हैं तो वाल भी अपने, पहले ऐसा था कि बाईपास मतलब हार्ट का ऑपरेशन करने के बाद वाल रिप्लेसमेंट सर्जरी होती थी जी। तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अपने हाथ और पैर की नस से अपने जो वाल रहते हैं वो उसको चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी कोई ऑपरेशन बगैर, वो अपने ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो हार्ट फेलियर्स रहते हैं, हार्ट फेलियर्स मीन हार्ट वो जो वीक हो जाता है उसकी वजह से जो सिम्टम्स रहते हैं, सांस फूलना वगैरह, पैर में सूजन आना, तो उसको भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पेसमेकर है, CRT है, उसकी वजह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सब जो पूरा ट्रीटमेंट रहता है वो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ऐसे करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में 2 पार्ट रहते हैं, मैंने बोला आपको, मेडिकल मैनेजमेंट रहता है, एक इंटरवेंशन रहता है। इंटरवेंशन में एंजियोप्लास्टी रहता है, एंजियोग्राफी रहता है, पेस मेकर रहता है, वो सब ट्रीटमेंट एज ए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर। यानी कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है जब अगर आप गंभीर कोई दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। यस, बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। गुजरात का वडोदरा शहर, और यहाँ भी अब अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है जहाँ हर तरीके की बीमारी का इलाज होता है। डॉक्टर साहब जो हैं वो ट्राई कलर हॉस्पिटल और बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं देते हैं। इसमें मैं ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि दोनों अस्पतालों में किस तरीके की हार्ट डिसीज रिलेटेड या कार्डियक बीमारियों से रिलेटेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? क्यों ट्राई कलर या बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट को हमें चूज़ करना चाहिए? बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट तो वैसे पायोनियर है फॉर दी एनी हार्ट डिसीज ट्रीटमेंट। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं। अभी जो हार्ट रिलेटेड जो बीमारी रहती है उसका सब इलाज एक ही पूरी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की टीम है, 6-7 डॉक्टर की टीम है पूरी। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सब जो मैंने बोला आपको, IFR टेक्नोलॉजी है, जो कैमरा वाली है, OCT है, IVUS है, रोटा एब्लेशन है, जो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहती है, पेस मेकर वाली ट्रीटमेंट है, EP स्टडी जो एरिथमिया वाली जो प्रॉब्लम रहती है, वो सब एक रूफ के नीचे हो सकता है। तो और उस हमारे पास सर्जन डॉक्टर भी है, तो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है, बाईपास सर्जरी है और वाल रिप्लेसमेंट सर्जरी है, एनी काइंड ऑफ मेजर सर्जरी हार्ट रिलेटेड है, तो वो सब हो सकता है यहाँ जी जी। यानी कि सारी ही फैसिलिटीज़ जो वो है अंडर वन रूफ पेशेंट को मिल सकती हैं। चलिए, तो ट्राई कलर हॉस्पिटल और बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट को हम चूज़ कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके की कार्डियक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब ये तो हुई कि बीमारी की बात, लक्षण की बात, डायग्नोसिस की बात और ट्रीटमेंट की बात, लेकिन एक सवाल आखिरी में ज़रूर बनता है कि आखिरकार इन सारी बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है? सर, बात आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा भी हम कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं कि बीमारियां हो ही ना और हम उससे अपने आप से दूर रख सकें? यस, अभी हार्ट डिसीज़ में ऐसा है कि एक बार आप हार्ट पेशेंट्स हो गए, देन यू विल हैव टू टेक रेगुलर मेडिकेशन लेना है आपको, ब्लड रिपोर्ट्स जो रहते हैं और रेगुलर कंसल्टिंग करना है। तो वो अपना
लाइफ टाइम प्रोसेस हो गया, जी। उससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। उससे अगर बचना है तो आपको प्रिवेंशन ही करना पड़ेगा, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वो बिल्कुल। बोलते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन में ऐसा है कि लाइफस्टाइल जो है वो अपना चेंज होना चाहिए, ठीक है। लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि आप सर्टेन एज के हो जाओ उसके बाद में ही स्टार्ट करो, दैट यू हैव टू फ्रॉम चाइल्डहुड से अपने को प्रिवेंशन वगैरह पे ध्यान देना है, ठीक है। प्रिवेंशन में क्या रहता है, तो लाइफस्टाइल अपना जो रहता है वो ठीक करना है, एक्सरसाइज है, डाइट में ट्रांससेचुरेटेड फैट रहता है वो सब अवॉइड करना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो अपने ले रहे हैं रूटीन फास्ट फूड में वो सब अवॉइड करना है, स्मोकिंग वगैरह जो रहता है वो सब अवॉइड करना है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और एक आपका सर्टेन एज हो जाता है, रिकमेंडेशन ऐसा है कि 40 ईयर्स के बाद एक बार आपको रूटीन्स अपने जो ब्लड रिपोर्ट्स है वो सब चेक करने हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल आता है, थायराइड आता है, शुगर आता है, और एटलीस्ट आपको एवरी 5 ईयर्स अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो एवरी 5 ईयर्स आपको रिपीट करके देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब जो मैंने बोला है लाइफस्टाइल वो सब आपको चेंज करना है। और डायबिटीज़ एक मेन कल्प्रिट है हार्ट डिसीज होने के लिए। अगर डायबिटीज़ है, हम लोग बहुत पेशेंट्स देखते हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड जो आईटीज फील्ड वाले रहते हैं कि जो 24 घंटे वो पूरा काम करते रहते हैं, मतलब दूसरी कंट्री के लिए काम करते हैं जी। उसमें अगर हमने देखा है कि 20s में, 30s में, 40s में उनको हार्ट डिसीज ऐसी होती है कि हम लोग ना उसको एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं ना उसको बाईपास कर सकते हैं, इतनी उसकी नसें वगैरह खराब होती है। तो दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, और जो डायबिटीज रहता है उसके हिसाब से ये सब रहता है। तो उसको अपने को प्रिवेंट करना है तो विल हैव टू वर्क फॉर प्रिवेंशन ओनली। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमेशा कहा जाता है और ये बीमारी में भी लागू पड़ता है। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, बचपन से हम सिखाते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों को अब हेल्थ के संस्कार भी हमें देने पड़ेंगे कि आपको अपने आप को फिट और तंदुरुस्त कैसे रखना है। हेल्दी लाइफस्टाइल भी हमें अपने बच्चों को सिखानी होगी, और वो बच्चे तब सीखेंगे जब हम खुद उससे फॉलो करेंगे। आजकल हम फिंगर टिप पे फूड हमारे पास अवेलेबल है और उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमें पिज़्ज़ा खाने का मन है तो आधे घंटे में पिज़्ज़ा घर पर आ जाता है। हम हर वीकेंड्स रेस्टोरेंट में, बाहर होटल्स में खाना खाते हैं, और यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बीमारी की ओर लीड कर रही है। इससे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वो हर फैमिली, हर व्यक्ति इंडिविजुअल रूप से अगर सोचेगा तो शायद आने वाले सालों में हम एक अवेयरनेस ज़्यादा बेटर तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। डॉक्टर हुसैन भाटिया से हम बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट है और ट्राइकलर हॉस्पिटल और बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं देते हैं। सर, एंड नोट पर अगर एक छोटा सा संदेश आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे दर्शकों को देना चाहें तो। वर्ल्ड हार्ट डे पर मैं ऐसा इतना ही कहना चाहूँगा कि बेटर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड अगर आपको डायबिटीज़ है तो यू शुड ऑलवेज चेक फॉर उस कंट्रोल, मतलब डायबिटीज़ आपको कंट्रोल में रखना है, एटलीस्ट 3 months 4 months में आपको रूटीन चेक करना है। और जो स्ट्रेस के लिए है तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर्स में भी, अगर यंग डॉक्टर्स में भी जो हार्ट अटैक्स वगैरह है तो उसका बहुत इंसिडेंस बढ़ गया है अभी, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपने हमारे साथ साझा किए हैं। और स्ट्रेस, आजकल हर किसी को स्ट्रेस है। छोटे बच्चों को अपने प्रोजेक्ट पूरा करने का स्ट्रेस है, एक बड़े लेवल के बच्चे हो जाते हैं उन्हें एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है, जो आगे बढ़ते हुए लोग हैं उन्हें अपनी जॉब बचाने का, अच्छा करियर बनाने का स्ट्रेस है। हर लेवल के व्यक्ति को अपने अपने तरीके से स्ट्रेस है, और वो कहीं बीमारी में तब्दील ना हो जाए उतना मैनेजमेंट आपको करना होगा। आप VNM TV पर ये प्रसारण देख रहे हैं, और आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हम भी यही कहेंगे, अपने दिल के बारे में सोचते ज़रूर रहिए। अगर रोज़ कुछ ना कुछ सोचेंगे तो शायद हम कुछ प्रिवेंशन वाले कदम उठाने के लिए भी अपने आप को इंस्पायर करते रहेंगे। YouTube पर आप ये प्रसारण देख रहे हैं। हमारा YouTube चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम वही मुद्दे उठाते हैं जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हैं। Facebook पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, ये बातें हर किसी तक पहुँचना ज़रूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर डेली हंट, वोडाफोन TV, Jio TV और Jio TV फाइबर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे रोजाना लगातार लाइव देखते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।